Morning to you all. Today's topic is medication used in midwifery. What all medication we use in the midwifery. या तो ये दवाएं जो हम मेडिसिन है, पहले हम पढ़ रहे हैं पेन किलर कि हम मिडवाइफरी के टाइम पे पेन किलर कौन कौन से यूज़ करते हैं। हम पेन किलर यूज़ करते हैं पैरासीटामोल, एस्पिरिन, वोबेरॉन। इनको या तो हम जेल में यूज़ कर सकते हैं या क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रसव के दर्द के समय दर्दनाशक औषधियाँ जैसे पैथिडिन और मूत्र की मात्रा में मॉनिटरिंग करना चाहिए। ठीक है। अगर हम उसको पेनिथिडिन ले रहे हैं तो हमें उसकी यूरिनरी वॉल्यूम को मॉनिटर करना है कि उसने दिन में कितना मूत्र पास किया। ठीक है। उसके बाद है प्रोमेथिजीन, मूत्र की मात्रा की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसमें भी हमें यूरिन की उसकी देखना है, यूरिन का अमाउंट देखते रहना है। ट्रामाडोल देनी है उसके अलावा उसको प्रसव के टाइम पे दर्द के लिए, और उसको हम दे सकते हैं फॉर्टविन। इसमें क्या होता है कि पेशी की दृढ़ता और जैविक चिन्हों को देखना चाहिए। इसमें जो है मसल्स की हार्डनेस और वाइटल साइज को देखते रहना चाहिए। ठीक है। तो हम देते हैं एट द टाइम ऑफ अगर पेन उसको अलग से पेन है, पूरा मिडवाइफरी के टाइम पे कोई पेन है तो हम उसको जेल के तौर पे पैरासीटामोल, एस्पिरिन और वोबेरॉन दे सकते हैं। लेकिन प्रसव के टाइम पे हम उसको पेनिथिडिन, प्रोमेथिजीन, ट्रामाडोल और फॉर्टविन, ये सब नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये सब हमें उसको देना है फॉर पेन। ठीक है। इसके बाद है बेहोश होने वाली दवाइयाँ। एनेस्थीसिया के लिए हम उसको कौन कौन सी दवाई देते हैं। ये दवाएं होने के लिए होती हैं। एनेस्थेटिक ड्रग या बेहोश होने वाली दवाइयाँ जो होती हैं सुन्न करने के लिए होती हैं। एपिजियोटमी, सक्शन या ऑपरेशन के समय दिया जाता है। जो एपिजियोटमी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कल, मैंने उसमें बोला था कि एपिजियोटमी लगाने से पहले एक इंजेक्शन देते हैं सुन्न करने के लिए। तो उसमें एपिजियोटमी में सक्शन में जब वो सक्शन इवैक्यूएशन मैंने पढ़ाया था, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज में वजाइना को चौड़ा करके उसके अंदर से बचा हुआ चीज़ें जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं क्यूरेटेज की हेल्प से। या ऑपरेशन यानी सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे हम सुन्न कर सकते हैं, सुन्न करने वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं। सुन्न करने वाली दवाई कौन सी है? लिडोकेन है, जिसमें कि सामान्य, हल्का या भारी फील होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी दवाई देते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए देते हैं हम ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन एंड आर्गोमेट्रिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इन दवाओं से गर्भ का संकुचन होता है। गर्भ का संकुचन मतलब गर्भ को जो छोटा होना होता है ना, वो ऑक्सीटोसिन से होता है। मेथर्जिन देते हैं, ये दवाएं गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती हैं और रक्तस्राव को रोकती हैं। ये भी सेम काम करती है, उसके संकुचन को बढ़ाती है और रक्तस्राव को रोकती है। आर्गोमेट्रिन भी सेम काम करती है। तो उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी उसके संकुचन को बढ़ाने के लिए हम देते हैं ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन एंड आर्गोमेट्रिन। इसके बाद है फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। ब्लड अगर हो गया है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हम उसको कौन कौन सी दवाई देंगे। ब्लीडिंग में देते हैं मीजोप्रोस्टोल, डेनोप्रोस्टोल एंड बेट्रोफेस। ठीक है। ये 3 दवाइयाँ देते हैं हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। प्रसव पश्चात संक्रमण को रोकने वाली दवाइयाँ फॉर प्रिवेंटिंग पोस्टनेटल इन्फेक्शन। जैसे प्रसव के टाइम पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है बाद में, उसमें हम कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। उसमें हम दवाइयाँ देते हैं आर्गोमेट्रिन, एमिकासिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड पेनिसिलिन। ये सारी की सारी क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हम कब देंगे? जब पोस्टनेटल को कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आर्गोमेट्रिन, एमिकासिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड पेनिसिलिन। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इन्होंने यूज़ बताया है। हम ऑक्सीटोसिन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके कार्य क्या हैं और उसे देना कैसे चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है? ऑक्सीटोसिन के प्रकार। ऑक्सीटोसिन कैसे है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पिंटोसिन करके आता है, 5.4 का एम्प्यूल होता है। ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन कराता है और स्तन से दूध के प्रवाह में प्रेरित करता है। स्तन को दूध निकालने में प्रेरित करता है और गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आता है इसका पिंटोसिन करके। ठीक है। जिन स्थितियों में उपयोग किया जाता है, किस स्थिति में हम ऑक्सीटोसिन का उपयोग करते हैं? प्रसव कराने में,
गर्भपात कराने में, रक्तस्राव रोकने में, स्तन से दूध प्रवाहित कराने में। ठीक है, तो प्रसव के टाइम पे, लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए, अबॉर्शन के टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए, ब्लड अगर ज़्यादा बह रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ब्लड की कमी, ब्लड जो बह रहा है वो बहना कम हो जाएगा, स्तन से दूध बाहर निकलता है ऑक्सीटोसिन की हेल्प में। जिन स्थितियों में प्रतिबंधित करते हैं, किस किस स्थिति में हम उसको देते हैं, 3 प्रतिबंधित मतलब कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, अगर उससे 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली प्रसव माँ हो, जिसने 3 से ज़्यादा बच्चे हों तो हम उसको ऑक्सीटोसिन नहीं देते। ठीक है, प्रतिबंधित मतलब ये उनके लिए है जिनको हमें नहीं देना है। ठीक है, हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हों। पहले से ऑपरेटेड स्त्री, जिसको पहले कभी सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो हम उसको ऑक्सीटोसिन नहीं देते। गर्भाशय में उल्टा हो, बच्चा अगर गर्भाशय में उल्टा हो तो हम उसको भी नहीं देते हैं। बाधित प्रसव भी वही होता है, जैसे बच्चा उल्टा है तो नीचे की तरफ आ नहीं पा रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या सर्विक्स का डायलेशन नहीं हुआ है। बाधित मतलब कोई बाधा आ रही है बीच में प्रसव के, तो उस प्रसव में हम नहीं देते हैं। गर्भाशय में प्रसव के समय उत्पन्न होने वाले संकुचन तीव्रता बहुत कम या ज़्यादा प्रभावित होने पर, तो अगर यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं ऑक्सीटोसिन देने से अगर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं या बहुत कम प्रभावित होती हैं तो भी हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं। बीपी कम होने पर ऑक्सीटोसिन नहीं देते और कोई हार्ट डिजीज होने पर नहीं देते। ठीक है, सो ये है हम कब कब उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ऑक्सीटोसिन के? साइड इफेक्ट है गर्भाशय की क्रियाशीलता बढ़ सकती है, जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो बहुत तेजी से आ सकते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा की या तो डेथ भी हो सकती है या ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, या बच्चा बहुत जल्दी भी पैदा हो सकता है। ठीक है, गर्भ का संकट या मृत्यु का निश्चय हो जाता है। तो गर्भ का संकट यानी बच्चे को हम कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या उसके मृत्यु का निश्चित हो जाता है कि हाँ उसकी डेथ होगी, गर्भाशय फट सकता है, बीपी कम हो जाता है। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं ऑक्सीटोसिन के। डोज कितनी देते हैं? डोज देते हैं IV 10 यूनिट्स 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज में मिला। ठीक है, नर्सिंग देखभाल क्या देखना है हमें? नर्सिंग देखभाल, नर्स को क्या क्या केयर करनी है? इनटेक आउटपुट चार्ट लिखना चाहिए, IO चार्ट। संकुचन तीव्रता को देखना चाहिए। ठीक है, संकुचन की तीव्रता को देखते हैं कि किस तरह से उसके संकुचन आ रहे हैं। FHR जांच करना चाहिए, फीटल हार्ट रेट जांच करनी चाहिए। जैविक चिन्हों को देखना चाहिए, वाइटल साइन देखने चाहिए। रक्तनाश को देखना चाहिए, उसके ब्लड लॉस कितना हो रहा है वो देखना है। ठीक है, इसके बाद है एंटी कन्वर्जन ड्रग। एंटी कन्वर्जन ड्रग हम किस में यूज़ करते हैं? इक्लैम्पशिया में, क्योंकि इक्लैम्पशिया में क्या हो जाता है, ब्लड बीपी बढ़ने के साथ साथ उसको दौरे भी आते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस आते हैं, तो आक्षेप रोधी दवाइयाँ हम उनको देते हैं जिनको कन्वर्जेंस आते हैं। ये दवाएं मिर्गी के उपचार के लिए दी जाती है, जिसको मिर्गी के दौरे वगैरह आए उन उपचार के लिए देते हैं। इसमें है कार्बामेज़ापाइन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, डायज़ेपाम, सोडियम वैल्पोरेट। ठीक है, तो ये दवाइयाँ देते हैं हम कन्वर्जन के टाइम पे। इक्लैम्शिया को रोकने वाली दवाइयाँ, वही इक्लैम्शिया यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है और उसको दौरे भी आ रहे हैं, मिर्गी भी आ रही है, तो इक्लैम्शिया में हम कौन कौन सी दवाई देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, टर्बुटाइन देते हैं और नेफिडिपिन देते हैं। ये देते हैं हम इक्लैम्शिया के टाइम पे। ये दवाइयाँ जो हैं बीपी को कंट्रोल करती हैं। इसकी मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं 4 to 6 ग्राम IV बोलस फॉलोड बाई 2 to 3 ग्राम IV इन्फ्यूजन। पहले तो हम एक साथ उसको देंगे, बोलस में दे देंगे, बोलस मतलब एक साथ देंगे 4 से 6 ग्राम IV बोलस दे देंगे एक साथ। फिर उसके बाद हम चलाएंगे 2 से 3 ग्राम पर आवर का IV इन्फ्यूजन। टर्बुटाइन 0.5 mg सबक्यूटेनियस एवरी 20 मिनट्स में 3 आवर्स के लिए, 2.5 to 10 mcg पर मिनट कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलाएंगे। ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे उसको 17.5 से 30 mcg पर मिनट के लिए। नेफिडिपिन
30 mg देते हैं पर ओरल देते हैं ये। उसके बाद फॉलोड बाय 10 to 20 mg 4th hourly या 6th hourly, ठीक है, एवरी 4 hourly या 6 hourly हम उसको देंगे नेफिडिपिन। इसके बाद है एल्डोमेट देते हैं इक्लेम्पशिया में, एंड डाइज़ेपाम देते हैं इक्लेम्पशिया में, नेफिडिपिन देते हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से देते हैं जब इक्लेम्पशिया में? रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज एंड हीमोसी। ये आईवी इन्फ्यूजन हम इक्लेम्पशिया के टाइम पे दे सकते हैं। ये तुम्हारी यूनिट खत्म हो गई है, मेडिसिन यूज इन दी मिडवाइफरी। प्लीज टेल मी कि तुमने इस पे असाइनमेंट बनाया है क्या? ड्रग्स पे बनाया है? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ 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 बेटा, नेफिडिपिन, नेमलोडिपिन, ये सब ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ हैं। इक्लेम्पशिया में देते हैं ना। मीज़ोप्रोस्टोल, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिट लाइफ साइकिल अप्रोच, ठीक है। इसमें हम जीवन की लाइफ की क्वालिटी को एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं या किन किन चीज़ों से लाइफ में क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जीवन की गुणवत्ता, जिंदगी की अच्छी तरह जीना एवं उसकी गुणवत्ता का उपयोग करना जीवन कहलाता है, ऑब्वियस है। इसके अंतर्गत जीवन को जीने के लिए सामान्य प्रयोग व स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग करना चाहिए। ये प्रकार ऐसे हैं। तो जीवन हम जिंदगी किसे बोलते हैं? या तो उसे अच्छी तरह हम जी रहे हों, अच्छी गुणवत्ता के साथ जी रहे हों, क्वालिटी हो उसमें, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं, वो ही चीज़ हमारी लाइफ कहलाती है कि हमने अच्छे से टाइम निकाला, खुशी से हम रहे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि किस प्रकार से हमारे लाइफ में क्वालिटी आती है, या तो उस पर शिक्षा का प्रभाव होता है। सबसे बड़ा हमारी लाइफ किससे इम्प्रूव होती है? हमारी एजुकेशन से, हमारी शिक्षा से, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं पारंपरिक व्यवस्था कि हमारी परंपरा कैसी है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, इन चीज़ों से। व्यक्तिगत समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति, समस्याओं और आवश्यकताओं का प्रयोग, ठीक है। तो जितनी भी व्यक्ति समुदाय है उनकी स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ पे लेके, हमारी कॉम्प्लिकेशंस, हमारी जितनी समस्या हैं या हमारी जितनी यूटिलिटी है, हमें जितनी फैसिलिटी मिल रही है, उनका हम उपयोग करते हैं या नहीं, ठीक है, उन सब चीज़ों से। स्वास्थ्य योजनाओं का प्रयोग या उपयोग, हेल्थ केयर है जो उनका उपयोग करके या उनकी योजनाओं का प्रयोग करके या उनका उपयोग करके, उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके। स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन, कोई हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है तो उसका मूल्यांकन करके। स्वास्थ्य पुनः खोज, अपने आप से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के तरीके खोजने से। स्वास्थ्य संबंधी मापदंड तैयार करना, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट जैसा तैयार करना, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इसको देखना। इन सब चीज़ों से हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अगर हमारा लाइफ का साइकिल इम्प्रूव होता है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग मिल सकता है, ठीक है। जीवन प्राप्स्या जीवन जीने की वह संख्या है जिसमें विभिन्न आंकड़ों का समावेश, जैसे औसत आयु, जीवन स्तर या भावनाएं इत्यादि देखी जाती है। जीवन प्राप्स्या क्या है? एक तरह का चार्ट होता है जिसमें कि हम विभिन्न आंकड़ों का समावेश करते हैं, पूरा का पूरा देखते हैं विभिन्न आंकड़े की किसकी औसत आयु क्या है, जीवन स्तर कैसा है और भावनाएं इत्यादि उसमें देखा जाता है जीवन प्राप्स्या, ठीक है। उसके बाद है लोगों का स्वास्थ्य जीवन चक्र, पीपल्स हेल्थ थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के टाइम पे पीपल की हेल्थ कैसा है, इसमें सभी लोगों का स्वास्थ्य की समस्याएं व स्वास्थ्य सेवाएं समाधान शामिल हैं। लाइफ साइकिल में लेके हेल्थ के लाइफ साइकिल में लेके, पीपल हेल्थ के लाइफ साइकिल में लेके, उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड या उनका समाधान करने से रिलेटेड सारी समस्याएं शामिल होती हैं किसमें? हेल्थ रिलेटेड लाइफ साइकिल में।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है और वे इसे कार्यान्वित करते हैं। तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा हेल्थ एजुकेशन दी जाती है और वो उसका प्रोग्राम सेट करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में रोगों का संबंध गरीब से है, मतलब हमारे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो एक डिजीज़ तरह की चीज़ देखी जाती है वो हमेशा रिलेटेड होती है एक पुअर फैमिली से। लेकिन जैसे ही जीवन स्तर में सुधार होता रहता है, रोगों का नाश होता रहता है। जैसे ही लाइफ इम्प्रूव होती रहती है उस तरह से ही बीमारियां दूर जाती रहती हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कम सुधार हुआ है क्योंकि वे लोग आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास है, जो सुधार है हेल्थ से लेके, वो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो आज के टाइम की सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहाँ पे वो अभी उन चीज़ों से अवेयर नहीं है। ठीक है, उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती जो एक सिटी में रहने वाले लोगों को मिल जाती है। अतः ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुखमय बना सकें। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हेल्प करना है, उन्हें बताना है, उन्हें एजुकेट करना है या उन्हें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। जीवन की गुणवत्ता में शिक्षा और आर्थिक स्तर की भूमिका। रोल ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस और क्वालिटी। ये यूनिट तुम्हारी पक्का मिडवाइफरी में ही है। मोहिनी पक्का ना, तुमने किसी और बुक की तो नहीं भेज दी ना मुझे? ठीक है, अच्छा। जीवन की गुणवत्ता में शिक्षा और आर्थिक स्तर की भूमिका। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? हमारा इकोनॉमिक स्टेशन बढ़ाने के लिए, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। आर्थिक स्तर पर शिक्षा की भूमिका का असर पड़ता है। हमारे जो आर्थिक स्तर है, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है या सोशल स्टेटस है, उस पर शिक्षा का असर पड़ता है। यदि आर्थिक स्तर अच्छा होता है, यदि हमारा सोशल स्टेटस अच्छा होता है तो शिक्षा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आर्थिक स्तर यदि खराब है तो इसके कारण साक्षरता की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो हमारे ऊपर सोशल स्टेटस की जो है समस्या, हमें सोशल स्टेटस मेंटेन करने में भी समस्याएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद है समस्याएं जैसे बाल श्रम की बुराई। जैसे अगर एजुकेशन नहीं होती या सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता तो चाइल्ड लेबर की कंडीशंस आ जाती हैं, शिक्षकों की अत्यंत कमी हो जाती है, टीचर्स की कमी हो जाती है, साधनों की कमी होती है। ये सामान्यतः ग्रामीणों की समस्याएं हैं। इसको भी इन्होंने अगेन ग्रामीण समस्या ही कहा है। इसी तरह की शहरी समस्याओं में शिक्षा का बहुत महत्व है। इसी जो शहरी समस्याएं हैं उसमें जो सिटी में देखने को मिलती हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा के बावजूद रोजगारों पर अभाव व गरीबी बढ़ना, भुखमरी तथा बीमारियां बड़ी समस्याएं हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि एजुकेशन के बाद भी हमारे देश में भुखमरी है, गरीबी है और रोजगार नहीं है। ठीक है, तो अतः लोगों में अधिक सामाजिक परिवर्तन करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये सब चीज़ें करें, फॉलोइंग चीज़ें करें तो लोगों के सामाजिक को और उनके जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें क्या है? आधुनिक उद्योग प्राथमिकता, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। संस्कृतियों और मूल्यों का परिचय, उनको उनके रीजन से, उनके जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनसे अवेयर करा के समूह में कोई परसर्कल इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कोई अगर किसी ग्रुप में ही अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, कोई कलह उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर करके महिला आंदोलन, वुमेन्स मूवमेंट, यानी कोई अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं लाइफ क्वालिटी को, अगर जो वुमेन्स होती हैं अपना स्टेप खुद ले, वुमेन एम्पावरमेंट अगर आए तो द क्वालिटी विल बी इम्प्रूव। सरकारी योजनाएं में कार्यक्रम, गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्रूव होने चाहिए। राजनीतिक जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अतः स्वास्थ्य कार्यक्रम को समुदाय में परिवर्तन करने हेतु संगठित होना चाहिए। मतलब जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें यूनिटी में काम करना चाहिए। ठीक है, विकास योजना हेतु भी अभी भी निर्धन है। वे भुखमरी, निरक्षरता, बीमारियों और
अत्याचार यानी अन्याय के कारण संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं, अतः उनकी मदद होनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अनेक प्लान कर लिए हैं, अनेक टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ गए हैं, लेकिन इन सब योजनाओं के बाद भी ना हमारे जो लोग हैं किसी न किसी चीज़ पे अभी भी निर्भर है, जिसकी वजह से भुखमरी है, उनको कोई केयर नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार है, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। इस तरह से उनकी मतलब ये सब होने के बाद भी उनकी लाइफ की क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, उनको मदद नहीं मिल पाती है। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, जीवन की परिपूर्ण पहुँच, इसमें व्यक्ति के सभी स्तर जैसे शरीर, आत्मा, मन व दिमाग होता है। होलिस्टिक अप्रोच में किस चीज़ को देखा जाता है? उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसके मन और उसका दिमाग। इन तीनों चीज़ों को की केयर, इन तीनों चीज़ों की अप्रोच को हम होलिस्टिक में लेके आते हैं, ठीक है। दिमाग सभी रचनात्मक कार्यों को करता है और पूरे शरीर का प्रबंध करता है। ये लाइन तुम्हें ऑब्वियसली क्लियर है। जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वही हमारी सारी क्रिएटिविटी, हमारी पूरा बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। दिमाग द्वारा सोचने से शरीर प्रभावित होता है। अगर हम जैसा हमारा दिमाग सोचता है उसी तरह का हमारा शरीर पे प्रभाव पड़ता है। लाइक कुछ भी सोचना, कुछ गलत सोचना, नेगेटिविटी अपने दिमाग में भरना, तो हमारा हेल्थ जो है वो भी डाउन जाती है। अच्छा सोचने से, पॉजिटिव लाने से, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखने से तो हमारा जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है और हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, ठीक है। और इसी सोच के अनुसार व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है और उसी सोच के हिसाब से जो मनुष्य होता है वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। व्यक्ति के दिमाग में सकारात्मक सोच होती है तो वह सभी कार्य कर लेता है। मैंने अभी बोला, अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, उसका माइंड खुश है, अगर वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में सकारात्मक चल रही हैं, तो वो सभी तरह के कार्य करने में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएगा, हर चीज़ को खुशी खुशी करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो हर तरह से अपने काम को करने की कोशिश करता है जो पॉजिटिविटी में रहता है, लेकिन नकारात्मक सोच के कारण वह सक्रिय जीवन नहीं जी सकता। नकारात्मक सोच के कारण उसे स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो अपनी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, हर चीज़ को करने से पहले हिचकिचाना, ठीक है। तो जिस तरह की हमारी सोच होती है, जिस तरह का हमारा माइंड सोचता है, वैसा ही हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। होलिस्टिक लाइफ अप्रोच में क्या क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, हम उसको करके सुधार सकते हैं, ठीक है। आध्यात्म से जुड़ के, सांस्कृतिक कल्चर से जुड़ के, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एंड शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल, ये सारी अप्रोचेज़ हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं, जीवन की यानी लाइफ की अप्रोच को बढ़ा सकती हैं, ठीक है। समझ आया? तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और स्टे सेफ, ठीक है। चलो, विल टेक क्लास टुमारो, बाय। कोई क्वेश्चन है पूछो।